नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज के शो की हम शुरुआत करेंगे एनएफओ की चर्चा से। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड हाउस ने एक एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है महिंद्रा मैन्युलाइफ फोकस्ड इक्विटी योजना। क्या है स्कीम के फीचर और क्या होगा इसमें खास, लेंगे इन सवालों के जवाब सीधे महिंद्रा फंड हाउस के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जेपी सिंह से। और कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस सॉल्यूशंस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश, जो देंगी आपके सवालों के जवाब और रखेंगी इस एनएफओ को लेकर अपनी राय। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। इक्विटी या डेट, किस स्कीम में SWP करना होता है बेहतर? 9,000 रुपए प्रति महीने निवेश के लिए 9 स्कीम लेना क्या है सही फैसला? अपने लक्ष्यों के मुताबिक आप कैसे करें अपना इक्विटी एलोकेशन? और फंडनामा में आज हम जानेंगे कि क्या न्यू फंड ऑफर में एक रिटेल निवेशक को निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले रुख करते हैं हमारे खास मेहमान महिंद्रा मैन्युलाइफ AMC के CMO जेपी सिंह जी का। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, थैंक यू स्वाति जी। आपके सारे दर्शकों को मैं शुभकामना देता हूँ फेस्टिवल सीजन की। जी सर, आपको भी। सर, ये न्यू फंड ऑफर तो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन के लिए 26 अक्टूबर को खुल गया है। कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स आप अगर हमारे दर्शकों को दे सके, कब एनएफओ बंद हो रहा है और उसके बाद ये दोबारा निवेश के लिए कब खुलेगा? ये जो महिंद्रा मैन्युलाइफ इक्विटी फोकस इक्विटी योजना जो हमारा एनएफओ जो हमने लॉन्च किया है, ये 26 अक्टूबर को ओपन हुआ है और 9 सितंबर तक एनएफओ चलेगा। 9 नवंबर तक सर? जी। और उसके बाद अलॉटमेंट और 19 नवंबर को ये रीओपन हो जाएगा फॉर फर्दर सब्सक्रिप्शन ट्रांजैक्शंस एंड सो ऑन। इस फंड के अंदर जो निवेशक है वो अगर एसआईपी करना चाहते हैं तो उसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट 500 है और लमसम के अंदर 1000 और एडिशनल परचेज इन मल्टीपल्स ऑफ ₹1। ओके, ऑलराइट। और सर इसमें एग्जिट लोड वगैरह कितना है सर? इसमें भी 1 साल के अंदर निवेश अगर बाहर निकलते हैं निवेश से तो कितना परसेंट चार्ज लगेगा? 1% एग्जिट लोड 1% है। अगर कोई भी निवेशक 1 साल के अंदर एग्जिट करे उसके बाद एग्जिट लोड समाप्त हो जाता है। क्यों ये आपको टाइम सही लगा एक फोकस फंड लॉन्च करने के लिए जितेंद्र जी? स्वाति जी, एक तो ये मार्केट काफी उतार चढ़ाव चल रहा है और एनएफओ के अंदर एक हमको बेनिफिट ये होता है, अपॉर्चुनिटी ये होती है कि ऐसा नहीं है कि हमको इमीडिएट पैसा लगाना है, तो हमारे पास समय होता है पैसा लगाने का। और जो उतार चढ़ाव चल रहा है, जो मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी चल रही है और खास करके मद्देनजर रखते हुए कि सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक शुरू हुआ है यूरोप में, उसका इम्पैक्ट है। थोड़ा यूएस इलेक्शन सामने अगले 1 हफ्ते में समाप्त हो जाएंगे, तो हमको लगा कि थोड़ी टाइमिंग के हिसाब से भी क्या हमको अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो हम उसके अंदर अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं अच्छे स्तर लेवल्स पे। तो और उसको छोड़ के देखिए, अल्टीमेटली कोई भी पोर्टफोलियो बनाए, अल्टीमेटली निवेशक को मीडियम से लॉन्ग टर्म आना चाहिए। तो उसमें अगर शुरुआत में कोई बेनिफिट मिल जाए ठीक है, अच्छी बात है, वरना सब कुछ एवरेज आउट हो जाता है उसके अंदर। तो हमको लगा कि टाइमिंग के हिसाब से क्या हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो क्या हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उठा पटक वाले माहौल में फोकस्ड फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं? पहले मैं थोड़ा सा फोकस फंड थोड़ा क्लैरिफाई कर लूं, फिर मैं उसके बाद आपने जो सवाल किया उसका जवाब देता हूं। सो फोकस फंड के अंदर जो हमने सेबी की जो रूल्स है और हमने जो ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया है जी, ये मल्टी सेक्टर फ्लेक्सी कैप स्कीम है, यानी कि कोई भी सेक्टर के अंदर हम निवेश कर सकते हैं और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कोई परसेंटेज लिमिटेशन भी नहीं है कि इतना परसेंटेज आपको स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप में रखना ही पड़ेगा। लेकिन लिमिटेशन जो है वो ये है कि 65% से 100% फंड की जो स्कीम है, जो पोर्टफोलियो जो होगा अमाउंट AUM, उसका
30 सिक्योरिटीज के ऊपर हम निवेश नहीं कर सकते, 20 से 30 के अंदर निवेश करेंगे। जी। तो एक ये फोकस, इसलिए इसका नाम फोकस इक्विटी फंड रखा गया है। ये फोकस अप्रोच है। तो ये फंड के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जबकि चॉइस होती है अलग फंड्स के अंदर कि अगर लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड देखे जाए तो उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन के ज्यादा आप कर सकते हो। आप 40, 50, 60, 70 स्टॉक्स मार्केट में देखे गए हैं कि स्कीम्स के अंदर है। इस स्कीम के अंदर अब हम 30 स्टॉक्स के ऊपर नहीं जा सकते। तो एक बहुत ही हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो है ये। तो बाकी जो आपने पूछा कि फायदा, हाँ, हम अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई भी करेक्शन के अंदर, तो हम उसका फायदा उठाना चाहते हैं अपने निवेशकों के लिए के अंदर। और आज अगर आप देखो तो ये दुविधा है कि पैसा लगाएं या पैसा ना लगाएं। मार्केट कहीं मैं पैसा लगाऊं, मार्केट करेक्शन मोड में आ जाए तो या फिर मार्केट में पैसा ना लगाऊं, मार्केट बढ़ जाए। तो एनएफओ के अंदर ये कि फंड मैनेजर जब तक अपनी पोर्टफोलियो बनाता है तो जनरली मैं एवरेज आउट बता रहा हूँ कि 1 से 3 महीने लग ही जाएंगे उसके अंदर। तो अगर हमको इसके अंदर जब तक हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, अगर हमको कोई अपॉर्चुनिटी बड़ी मिल जाती है करेक्शन की, तो हम उसके अंदर निवेश जल्दी भी कर सकते हैं। तो ये, हाँ, ये समय की बात है कि जो मैं कह रहा हूँ वो पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन जो वॉलेटिलिटी रिसेंट टाइम में देखी गई है, हमको लग रहा है कि एक मौका मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। वरना पोर्टफोलियो तो हम फिर भी यही बनाएंगे, क्योंकि अगर हम टाइमिंग को भी छोड़ दें तो अपॉर्चुनिटी मार्केट्स में आज भी है। तो क्योंकि अगर लार्ज कैप एक अच्छे लेवल पे बढ़ चुका है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जी जी। तो पोर्टफोलियो हम एक अपने बैलेंस करके बनाएंगे। और हमको लगता है कि समय के हिसाब से ये इट्स अ गुड पोजीशन टू बी टेकन इन। ओके सर, ये बताएं, यहाँ पे ऑलरेडी 24 फोकस फंड है बाजार में, ये 25वां लॉन्च हुआ है। यूनिक क्या रहेगा इसमें? क्यों कोई निवेशक इसे चुनेगा और जो पहले के 24 हैं उसे नजरअंदाज करेगा? तो इसके दो तीन जो मुख्य कारण जो मेरे जो सामने आ रहे हैं, वो एक तो ये कि हाँ, एनएफओ है और 23-24 फंड्स और भी हैं। तो हम जो आज जो पोर्टफोलियो बनाएंगे, जो भी एसेट्स मोबिलाइज होंगे, जो हम आज पोर्टफोलियो बनाएंगे, वो बिना किसी, हम आज के टाइम से जो मार्केट के लेवल से, जो मार्केट में नई सिचुएशन है, जो मार्केट में सर्कमस्टेंसेस हैं, कि हम उस हिसाब से हम पोर्टफोलियो बनाएंगे, ना कि हमको कुछ बेच के नया स्टॉक लेना है। तो एक तो वो अपॉर्चुनिटी है हमारे हाथ में। मैंने जो टाइमिंग की आपको थोड़ी बात की, टाइमिंग देखिए कोइंसिडेंस है कि सामने इलेक्शंस है। हाँ, हमको भी पता था कि इलेक्शंस की डेट फिक्स है, लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी हम इतनी गेस नहीं कर सकते थे। लेकिन उसका लाभ हम उठा सकते हैं कि ये समय बताएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने प्रश्न किया, उसके अंदर में 1-2 पॉइंट जो और मन में आ रहे हैं, वो ये है कि ये, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी सेक्टर पोर्टफोलियो है, हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो है। ये बहुत ही, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि आपके फंड मैनेजर का तजुर्बा, एक्सपीरियंस और फिलॉसफी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारे जो फंड मैनेजर है, वो हमारे CIO इक्विटी एंड फंड मैनेजर फॉर दिस पोर्टफोलियो मिस्टर कृष्ण सांघवी जी हैं। करीबन उनकी 22-23 साल का उनका एक्सपीरियंस है फ्रॉम द कैपिटल मार्केट्स एज अ फंड मैनेजर। सो जब हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो बनाना है, तो वो तजुर्बा एंड प्रोसेस जो अभी इसमें डालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो अपनाया है, जो हमने अनाउंस किया है, वो है वी विल गो फॉर ग्रोथ स्टाइल। सो ग्रोथ एंड सेकेंडली हमने इसके अंदर बंदिश नहीं रखी है कि हम सिर्फ 20 स्टॉक लेंगे, 25 स्टॉक लेंगे। हम ओपन रखते हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि अगले आने वाले समय में, तो वो मैं तो 3 साल 5 साल में जैसी हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो हमारी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। तो हम सीमित नहीं रखना चाहते हैं पोर्टफोलियो को। जो सेबी की गाइडलाइंस है, हम चाहे आज पोर्टफोलियो गाइडलाइंस के अंतर्गत 22 स्टॉक ले, 27 स्टॉक ले, 30 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो हम उसको सीमित नहीं रखना चाहते हैं भविष्य काल को मद्देनजर रखते हुए। और हमारा जो प्रोसेस है, वो हम उसको GCMB प्रोसेस कहते हैं, ग्रोथ कैश फ्लो मैनेजमेंट वैल्यूएशन। प्रोसेस बहुत वाइटल हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। और अगर मैं शॉर्ट में बता पाऊं, हमारे रिसर्च एनालिस्ट
और हमारे जो फिल्टर प्रोसेस है उनके आज 160 170 स्टॉक्स मार्केट के लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो हमारी कैपिटलाइजेशन उसके अंदर 160 170 स्टॉक्स हमने शॉर्टलिस्ट किया है, जिसके अंदर की हमारे फंड मैनेजर और एनालिस्ट टीम 60 स्टॉक्स प्लस के आसपास फंड मैनेजर कृष्ण सांघवी जी को शॉर्टलिस्ट करके रेगुलर बेसिस में देंगे जी। और वो उसके थ्रू नॉट मोर देन 30 स्टॉक्स कृष्ण सांघवी जी पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो पूरे प्रोसेस, फिलॉसफी प्रोसेस इन प्लेस है जी। जितेंद्र जी, एक सवाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, फैक्टर रहेगा ये, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। कृष्णा सांघवी जी क्या अभी वो 1 साल पहले उन्होंने ज्वाइन किया है कंपनी महिंद्रा मैन्युलाइफ, इसके अलावा कितने फंड्स और वो मैनेज करते हैं या फिर ये इकलौता फंड है जो अभी मैनेज करेंगे वो जी? ये डायरेक्टली मतलब एक्टिवली? जी 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 देखिए, हमारे पास आज 6 इक्विटी फंड्स हैं और 3 हाइब्रिड फंड्स हैं। ये जो फंड है और वो सीआईओ इक्विटी है, तो सभी उनके नजर में ही रहता है, क्योंकि जो बाकी पोर्टफोलियो मैनेजर हैं वो भी उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। और ये फंड जो है, क्योंकि इस फंड की नेचर ही ऐसी थी कि इट हैज टू बी लिमिटेड, कि 30 स्टॉक्स को ऊपर नहीं ले सकते और हाई कन्विक्शन चाहिए था, तो तो ये इस फंड की जो जिम्मेदारी है उन्होंने अपने ऊपर ली है। और क्योंकि उन्होंने ज्वाइन किया, हमारे जबकि मार्केट एक्सपीरियंस उनका करीबन 20-25 सालों का है, उन्होंने हमको ज्वाइन किया 1 साल में, तो इस 1 साल के अंदर ये पहला प्रोडक्ट है जो कि हम मतलब एक्चुअली उनकी ज्वाइनिंग के बाद में जो कि हमने लॉन्च किया, तो ये उन्होंने जिम्मेदारी खुद ली है कि ये प्रोडक्ट क्योंकि हाई कन्विक्शन का है, तो ये प्रोडक्ट मैं खुद संभालूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी इस एनएफओ के बारे में इस डिटेल में जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू स्वाति जी। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं और आपके सवालों के जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ हैं फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस सॉल्यूशंस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। प्रतिभा, स्वागत है आपका शो में। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हो स्वाति? बहुत बढ़िया। सवाल लेते हैं यहाँ पे हरिपद बर्मन जी का सवाल भेजा इन्होंने। हालांकि इन्होंने अपना नंबर लिखा था लेकिन इनके नंबर पे इनसे बात नहीं हो पा रही है। बीएसएफ में काम करते हैं और सितंबर 2020 से एक ऐप के थ्रू इन्होंने 1000 रुपये का निवेश 9 फंड में 1000 रुपये की एसआईपी शुरू की है। डिटेल्स हमारे सामने स्क्रीन पर और आपके पास भी है प्रतिभा। सबसे पहला सवाल है, क्या अमाउंट के हिसाब से फंड ज़्यादा है? ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है मुझे, अमाउंट के हिसाब से जिन्होंने वर्ड ये जो शब्द यूज़ किए हैं यहाँ पे, तो क्या एसआईपी कितने फंड्स में करेंगे ये रकम के हिसाब से तय होती है कि ज़्यादा रकम तो ज़्यादा फंड्स लीजिए, कम रकम तो कम फंड्स रखिए पोर्टफोलियो में? ये एक माइंडसेट है प्रतिभा निवेशकों का? नॉर्मली नहीं, कोई भी पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स रखने से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है और उसका बेनिफिट्स नहीं मिलता है। लेकिन बहुत लार्ज पोर्टफोलियो है, 2-3 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो 4-5 फंड देना थोड़ा रिस्की लगता है, तो थोड़ा फंड्स बढ़ा सकते हैं। तो इनका ये जो क्वेश्चन है कि 9,000 रुपीज़ का जो निवेश कर रहे हैं वो हर महीना 9 फंड्स में कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा लगता है 9,000 रुपीज़ के हिसाब से। 4-5 फंड अच्छे होने चाहिए उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो क्या बदलाव किया जाएगा इनके पोर्टफोलियो में? इनके जो इक्विटी के फंड्स हैं वो बहुत अच्छा चॉइस किया उन्होंने। अगर आप फंड का ये जो जैसे उन्होंने फंड चॉइस किया उसके हिसाब से देखेंगे तो 65% उनका इक्विटी में है और 35% उनका डेट में है। अगर उनका 10-12 साल का कोई गोल है और उनका ऑलरेडी इमरजेंसी फंड, डेट एलोकेशन वगैरह है, तो मेरा सुझाव है कि वो सारे फंड्स इक्विटी में ही डालें। इक्विटी में डालते वक्त ये ध्यान रहे कि आपका पोर्टफोलियो में 70% से 75% लार्ज मिड कैप, मिड कैप में लार्ज एंड मिड और मल्टी कैप में रहे और बाकी 20-25% मिड कैप में और 5 से 10% स्मॉल कैप में। अगर ये
इसके हिसाब से 5 फंड में आप करेंगे तो आपका रिटर्न्स अच्छा होगा। अगर आपको डेट में करना ही है, डेट में आप एसआईपी चालू रखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो लिक्विड फंड जैसे शॉर्ट टर्म फंड्स में रखेंगे तो आपका रिटर्न्स कम हो जाएगा। मेरा सुझाव है कि आप अगर डेट में करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड कंसिडर करें और एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, आईसीआईसीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड दोनों आप कंसिडर कर सकते हैं अपने डेट पोर्टफोलियो के लिए। ओके। एक सवाल उन्होंने ये भी पूछा है कि ये 10 से 12 साल का इनका समय अवधि है निवेश का, प्रतिभा 9,000 रुपये की एसआईपी चल रही है, कितनी रकम उम्मीद कर सकते हैं कि जुट जाएगी, 10% या फिर 12% के रिटर्न के लिहाज से? सो 10 साल के लिए अगर वो ये करेक्टली 9,000 ही करते रहेंगे और 10% के हिसाब से 18.5 लाख का उनका रकम बन जाएगा। लेकिन हमारा सुझाव है कि हर साल जैसे अपना इनकम बढ़ता है तो आप अगर ये एसआईपी को भी बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं सिर्फ 10% से भी बढ़ा सकते हैं, तो 18.5 के बदले में आपको 24.5 लाख बन जाएगा रकम। मतलब सिर्फ 10% हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ाने से आपका रकम 40% से इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा सुझाव है कि आप 10% तो जरूर करें, हो सके तो ज्यादा भी उसका इंक्रीज करें एसआईपी का ओवर द ईयर्स। तो सलाह ये, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं कि कितना टारगेट, इनका टारगेट है क्या, कितना जोड़ना चाहते हैं ये लिखा नहीं है, बस इतना जानना था कि कितना हो सकता है। तो टारगेट मीट करेंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आप इसी तरीके से निवेश करते रहेंगे तो आपके पास 18.5 लाख अगर 10 साल तक निवेश करते हैं तो, और अगर रकम बढ़ाते हैं तो 25 लाख से थोड़ा ज़्यादा आप जोड़ पाएंगे। हरिपत जी, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आपके सवाल का जवाब उम्मीद करते हैं कि आपको मिल गया होगा। अगला सवाल पूनम का लेते हैं। फिर वही मसला, नंबर हालांकि दिया है लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। पूनम जी की उम्र है 45 साल और इन्होंने काफ़ी वक्त तक एलआईसी में 15 साल तक काम किया है। अब इनके पास कुछ 25 लाख रुपए की का फिक्स डिपॉजिट है प्रतिभा, जिससे उनको मंथली इंटरेस्ट आता है और लिखा है कि रेगुलर इनकम होती रहती है। पूरे मेल में ये कहीं नहीं लिखा था कि वो रेगुलर इनकम की उनको ज़रूरत है या नहीं। हालांकि ये लिखा है कि अब ये होम मेकर है और क्योंकि पति कहीं अच्छी जगह काम करते हैं तो खर्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इनको। इनका जो कंसर्न है वो ये कि एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो पिछले कुछ वक्त में काफ़ी कम हुआ है, तो ऑफ कोर्स कमाई कम हो गई है। 3 से 5 साल इनका टारगेट आई गेस 3 से 5 या 7 साल का है शायद निवेश का। जानना चाहती हैं कि एफडी में कंटिन्यू करें या फिर बेहतर होगा कि किसी फंड, इक्विटी या डेट फंड में ट्रांसफ़र करके पैसा वहाँ से एसडब्ल्यूपी कर लें। ओके, जहाँ तक मुझे समझ में आया ये जो आपने बताया, उनको शायद अभी जरूरत नहीं है इंटरेस्ट का, बिकॉज उन्होंने बोला है कि उनका फैमिली इनकम है। और ये भी मेरे समझ से ये भी है कि उनका डेट एलोकेशन बड़ा होगा, इसके अलावा भी एफडी के अलावा भी फैमिली में डेट एलोकेशन होगा, इमरजेंसी कॉर्पस होगा, और ये जो अमाउंट उन्होंने इकट्ठा किया ये सिर्फ उनका अमाउंट है और उनको बेस्ट तरीके से डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो हमारा सुझाव है कि अगर ये पैसा आपको जरूरत नहीं है, एफडी का इंटरेस्ट जरूरत नहीं है, तो आप अभी इंटरेस्ट ना विड्रॉ करें, इसको इक्विटी या हाइब्रिड फंड में। अगर आपको उतार चढ़ाव के अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप इक्विटी चूज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम है तो आप हाइब्रिड फंड्स में थोड़ा कम उतार चढ़ाव के साथ डाल दें और उसमें से ऐसा एसडब्ल्यू पे ऐसा सेटअप करें कि आपका जो एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है उतना इंटरेस्ट आप विड्रॉ करें। ओके, से आपका जो थोड़ा बहुत पैसा विड्रॉ करेंगे, बाकी अच्छी तरह से बढ़त होगी। अगर डेट में डालेंगे तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट तो इतना ही मिलना है। एफडी से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रो करने का चांसेस कम है। तो हाइब्रिड फंड्स में अगर आप देखें तो कैनरा रोबेको का हाइब्रिड फंड को चूज कर सकते हैं, डीएसपी डायनेमिक एसेट एलोकेशन, आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, ये कोई भी फंड देख सकते हैं। अगर उनको उतार चढ़ाव चलेगा और ज्यादा ग्रो करना है, रिस्क ले सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो वो एक्सिस ब्लू चिप फंड, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड दिख सकते हैं। पर ये जरूर ध्यान रखें, अगर आपने ये इक्विटी या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया तो आपको कम से कम 7 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए। 7 साल तक आपको कैपिटल को बिल्कुल टच नहीं करना है,
सिर्फ उसे SWP का जो विड्रॉल्स आप FD के हिसाब से कर रहे हैं वो करें, तो अच्छा रकम बनने का चांसेस बहुत अच्छा। प्रतिभा, इन्होंने लिखा था कि इनका जो प्लान था, ये सोच रही थी कि अगर म्यूचुअल फंड की किसी कैटेगरी में ट्रांसफ़र करें और 3 से 5 साल के बाद SWP शुरू करें, तो आई थिंक ये टाइम 7 साल का देने का इनका इरादा लग नहीं रहा मुझे, मेल से एटलीस्ट तो जो लिखा है। तो 3 से 5 साल बाद, अगर 3 साल तो बहुत कम समय होता है जी। इक्विटी के लिए, इसमें बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर आपका टाइम फ्रेम सिर्फ 3 साल है तो इक्विटी में जाना थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। तो जी। मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपका टाइम फ्रेम 5 या 7 ईयर्स है, अगर आप उसको टच ही नहीं करना चाहते, SWP भी नहीं करना चाहते, बहुत अच्छी बात है। ये टाइम में वो कैपिटल अच्छा ग्रो हो जाएगा, उसके बाद आप SWP कर सकते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि आपको जितना चाहिए उतना ही रिटर्न करके बाकी का पैसा ग्रो होता रहेगा। जी। अगर नहीं आपको पूरा कैपिटल भी विड्रॉ करना है तो 5 से 7 साल गुड टाइम, अगर उससे कम है तो इक्विटी नहीं। ओके, ऑलराइट। इसलिए हम कहते हैं आपसे कि जब आप अपना मेल लिखते हैं तो अपना नंबर एक तो भेजा करें, सही नंबर भेजा करें और बात करें हमसे, ताकि आपके हम सवाल को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ कर जवाब दे सकें। चलिए अब यहाँ पर हम रुख करते हैं हमारे ख़ास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और फंड नामा में आज हम बात करेंगे NFO की। NFO मतलब न्यू फंड ऑफर। क्यों उसकी बात कर रहे हैं? आज ही हमने कुछ देर पहले महिंद्रा मन्यूलाइफ के CMO से बात की है, जो उनका नया फंड आया है, महिंद्रा मन्यूलाइफ फोकस्ड इक्विटी योजना। तो उसमें क्या है, उसके फीचर्स, उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, ये हम जानेंगे प्रतिभा से। प्रतिभा, पहली बात तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर आपकी राय हम जानना चाहें। एक फोकस फंड है, 24 ऑलरेडी हैं बाजार में, ये 25वां है। आपकी राय क्या है? पहला आपका जो कहते हैं ना रिएक्शन क्या आता है? आम तौर पे जो NFO होता है उसमें हम तभी इन्वेस्ट करते हैं जो प्रोडक्ट अगर है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में और एक इम्पोर्टेंट गैप को फिल कर रहा है हमारे पोर्टफोलियो में। जैसे आपने बताया फोकस फंड है, फोकस फंड का मकसद, ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सिर्फ 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न्स उत्पन्न करे। तो इन पे बंदिश जरूर है कि वो 30 स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करें, लेकिन ये स्टॉक्स कोई भी मार्केट कैप का हो सकता है। मतलब इट कैन बी लार्ज कैप, मिड कैप, ऑल कैप। ये एक तरह से मल्टी कैप फंड है जिसको 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करना होता है। ऐसे फंड्स हैं ऑलरेडी मार्केट में और हम ट्रैक रिकॉर्ड, उनका पास्ट परफॉर्मेंस वगैरह देख के इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। NFO फिलहाल कोई गैप फिल नहीं कर रहा है, हम इसको ट्रैक करेंगे और कुछ समय बाद अगर ये हमारे सारे टिक बॉक्स में टिक करे तो इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। ओके, अब इम्पॉर्टेंट गैप फिल कर रहा है अगर आपके पोर्टफोलियो में, ये आपने कहा है, आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कौन सा NFO आया था जो आपको लगा था कि उसमें ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो किसी भी मैक्सिमम पोर्टफोलियो में जो लोग कई सालों से निवेश कर रहे हैं वहाँ पर ये एक फिट हो सकता है? NFO ने एक IPO तो बहुत क्लियर एग्जांपल है। जो एम्बेसी रीट IPO आया था, वैसा प्रोडक्ट था ही नहीं मार्केट में। और ये रियल एस्टेट में अगर किसी को इन्वेस्ट करना तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट था इन्वेस्ट करने के लिए। और हाल ही में 2020 में S&P 500, अगर US में इन्वेस्ट करना है तो S&P 500 इंडेक्स फंड आया था। वो भी उनका ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड था नैस्डैक को फॉलो करने का, तो वहां पे भी इन्वेस्ट, अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, ऑलरेडी 1-2 फंड्स, अच्छे फंड्स हैं, फिर भी उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के रिकॉर्ड देखते हुए S&P 500 के लिए वो अच्छा था। अदरवाइज ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग फोकस्ड फंड्स है तो उसमें इन्वेस्ट करना हम प्रेफर करेंगे। मुझे याद है पराग पार एक लॉन्ग टर्म इक्विटी, इसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है या फिर जिसका कॉम्पोजिशन है इसके पोर्टफोलियो का, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उस वक्त एक यूनिक जो कहते हैं चीज़ें अगर ऑफर करना, तो शायद वो एक फंड ऑफर कर रहा था अपने, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट बोला आपने इस बात पे। बट यस, उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है उसमें। अबाउट 35% US में
सोचा था। तो ये ऐसा अगर फंड्स उस टाइम पे नहीं है और ये एक इम्पोर्टेंट गैप को अगर भर रहा है जी। तो उसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। ऑलराइट, तो बहुत सारे फंड हाउसेस नए फंड ऑफर, न्यू फंड ऑफर लेकर आते हैं। आपको देखना क्या है निवेश करने के पहले कि आपके पोर्टफोलियो में कोई गैप है कि नहीं और उस गैप को ये फिल कर रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से आप कॉल लेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि 10 रुपये का जो आपको जो दिखता है ना कि 10 रुपये में यूनिट मिल जाएगी, एनएवी जो सस्ता एनएवी का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में रख के निवेश अगर आप करने की सोच रहे हैं तो वो सोच गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा आज सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और आपके सवालों के जवाब हम देना चाहते हैं, दिल से कह रही हूँ, देना चाहते हैं हम आपके सवालों के जवाब, लेकिन आप नंबर नहीं भेजते हैं जब सवाल लिखते हैं तो नंबर कई दफ़ा गलत होते हैं। तो प्लीज़ सवाल तो भेजिए ही, साथ ही अपना सही नंबर भी भेजें। जब हम कॉल करें तो प्लीज़ फ़ोन उठाइए, सवाल रिपीट करें ताकि आपसे हम बात कर सकें, सवाल को सही तरीके से समझ सकें और फिर जवाब दें। फ़िलहाल के लिए अच्छा, जाने के पहले एक बात और कि सवाल जहाँ जहाँ भेजने हैं वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।